नमस्कार, मैं हर्षवर्धन कुमार। आप सुन रहे हैं रियल वॉइस 9280। आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है और जिसका शीर्षक है कफन। मैं बिना देर किए उस कहानी को पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत ही बेताबी होती है। मैं इस कहानी को जितनी बार पढूं वही सुकून, वही आनंद मिलता है इस कहानी से मुझे। और मैंने कम से कम 30-35 लोगों को रिकमेंड किया है अब तक कि भाई ये कहानी पढ़िए। आपको हिंदी से प्रेम ना हो गया तो कहिए। एक ऐसा लेखक जिसने उस समय लेखनी चलाई और आज के 1000 साल बाद भी अगर ये कहानी पढ़ी जाए तो वही आनंद और सुख प्राप्त होगा, ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है। आइए बिना देर किए कहानी को पढ़ते हैं। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। एक अलाव जो कि बुझने के कगार पर है और जाड़े की रात है। बाप और बेटे उस अलाव के सामने बैठे हुए हैं और बेटे की जवान बीबी बुधिया नाम से झोपड़े के अंदर प्रसव वेदना, उसको बच्चा होने वाला है और उस दर्द से वो करा रही है और ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकालती है उस जाड़े की रात में कि दोनों कलेजा थाम लेते हैं। ये कहानी उन दो बाप बेटों के बारे में है। मैं कैरेक्टर से आप सभी को परिचित करा देता हूँ। घीसू बाप का नाम है और माधव उसके बेटे का नाम है। माधव की पत्नी बुधिया है जिसको बच्चा होने वाला है और घर में एक पैसे नहीं है कि उसका इलाज कराया जा सके। गांव में इतना अच्छा व्यवहार भी नहीं है कि कोई इन लोगों का आकर के सहायता करे। दोनों बहुत ही आलसी और कामचोर हैं। आगे कहानी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। घीसू परेशान होकर के कहता है कि माधव जा देख तो आ, लग रहा है बचेगी नहीं। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। मतलब इतने कामचोर के घर में एक मुट्ठी भी अनाज हो तो काम नहीं ही करते थे। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। लेखक लिखता है कि जब बहुत परेशानी आ जाती थी तो दोनों जंगल जाते, घीसू लकड़ियां तोड़ता, माधव बाजार में बेच देता। जब तक जेब में पैसे रहते दोनों एकदम आनंद के साथ घूमते फिरते रहते थे। एक मजदूरी ना करते थे, एक काम ना करते थे। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। मतलब इतने कामचोर थे, इतना कम काम करते थे कि गांव के लोग बहुत मजबूरी में ही इन दोनों को बुलाते थे। अगर दोनों साधु होते तो इन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। मतलब इतने संतोषी थे, चूंकि आलस्य के कारण ऐसा हुआ था। लेकिन लेखक एक तरह से कटाक्ष मार रहा है कि अगर ये दोनों साधु होते तो इन सबों को बहुत विशेष जुगाड़ जुगाड़ करने की जरूरत ना होती, बहुत कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। ये सारे गुण पहले से इन दोनों में मौजूद थे, सिर्फ आलस्य के कारण, काम चोरी के कारण। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। यानी कि इतने देनहीन थे कि लोग जानते थे कि इसे कर्ज दिया तो वापस नहीं लौटेगा, फिर भी लोग दे देते थे कि जाओ भाई जीवित रहो, मर ना जाना। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते।
10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घिसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। लेखक फिर यहाँ पर कटाक्ष मारते हुए कह रहे हैं कि मतलब इसी तरह आलू मटर भून कर गन्ना चूस कर ही 60 साल घिसू ने काट लिए थे, और उसका जो बेटा था माधव वो इससे भी बढ़ करके था, मतलब वो इससे भी ज्यादा आलसी और कामचोर था, इसी के पद चिन्हों पर चला जा रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घिसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया, यानी कि माधव की माता का। घिसू जो बूढ़ा है उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका है। इस समय का सीन ये है कि दोनों अलाव के सामने बैठे हुए हैं और अलाव में कुछ आलू डाल के भून रहे हैं दोनों, और अंदर माधव की पत्नी बुधिया पछाड़ खा रही है प्रसव वेदना से, उसको बच्चा होने वाला है। जब से यह औरत आई थी, माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था, जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाल दी थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से 2 गुनी मजदूरी मांगते। अब इन्हें बहुत चिंता नहीं थी, घर में एक नौकरानी की तरह बहू आ गई थी, पत्नी आ गई थी जो इनका सारा काम कर देती थी। अब कोई काम करने के लिए आता तो एकदम निर्लज्जता से 2 गुनी मजदूरी मांगते थे। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घिसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। देखिए माधव जो है उसकी पत्नी है वो, तो घिसू जो ससुर लगेगा वो अपने बेटे से कह रहा है जा देख ले कि क्या हो रहा है, कहीं चुड़ैल का ही फसाद हो। तो माधव कह रहा है कि मैं नहीं जाता, मुझे अंधेरी कोठरी में डर लगेगा। हालांकि डर की बात नहीं है, माधव को यह डर था कि जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा ये घिसू आलूओं का एक बड़ा भाग साफ कर देगा, यानी ज्यादा आलू खा लेगा, मेरे हिस्से का भी आलू खा लेगा। देखिए कितनी विडंबना वाली बात है। डर किस बात का है, मैं तो यहां हूं ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। घिसू कहता है कि किस बात का डर है, मैं तो यहां हूं ही, जाओ देख लो एक बार। माधव कहता है तो तुम ही जाके देख लो, इतनी चिंता है तो। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उभरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। अब वो जो लड़का है माधव वो अपने पिता से कह रहा है आप ही जाके देख लीजिए। तो घिसू कहता है कि देख बेटा, वो मेरी बहू लगेगी, जिसका मुंह नहीं देखा इस समय वो प्रसव वेदना में। और सही बात है कि जब लोग दर्द में हो तो उन्हें अपने शरीर के अपने बदन का सुध नहीं होता है कि वो किस रूप में है। और घिसू कहता है कि वो मुझे देखेगी तो सही से हाथ पांव भी ना पटक पाएगी, शर्माएगी, लजाएगी। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया ही। माधव यानी कि डर रहा है, कह रहा है कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। घर में होता है ना कि महिलाओं को बच्चा पैदा होने के बाद बहुत ही पौष्टिक चीजें दी जाती हैं, तो कोई चीज नहीं थी इनके घर में 2-4 मिट्टी के बर्तनों के सिवा। तो वही घिसू कहता है अरे सब मिल जाएगा, एक बार भगवान बच्चा दे तो सही। जो लोग अभी पूछ नहीं रहे वही कल ला करके चीजें देंगे। मेरे 9 लड़के हुए और किसी चीज की कमी नहीं हुई। घिसू के कहने का मतलब है कि माधव के 9 भाई हुए और कोई दिक्कत नहीं हुआ। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी
कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो था ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम किसानों की सी जीतोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। यहाँ पर लेखक ने उस समय के किसानों की बदहाली पर प्रकाश डाला है। लेखक ये कहना चाहते हैं कि उस समय किसानों की हालत बहुत बेकार थी, बहुत सारी जमीनें थी, बहुत मेहनत भी करते थे किसान लोग, लेकिन जमींदार और बहुत तरह के टैक्स वगैरह लगा करके उस समय किसानों का बहुत शोषण होता था। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि उस जमाने के हिसाब से घीसू अभी सुखी था और विचारवान भी था। कम से कम दूसरे लोग उसका फायदा तो नहीं उठा पाते थे। जैसी भी जिंदगी जीता था, अपने जीवन का वो मालिक था। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने में। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। आप कभी गरम आलू खाइए, देखिए बहुत मतलब गरम होता है। आलू में जो उसके रस होते हैं, एक तरह से पानी जिसको बोलते हैं, आलू का अपना जो रस होता है, जब वो पकता है तो उसके अंदर वाष्प संचित हो जाता है, और जब वो बाहर से आपको लगेगा कि ठंडा हो गया है, लेकिन जैसे ही आप जुबान के अंदर डालेंगे और आलू दांत से फूटता है और उसके भाप खुलते हैं, तो तालू और हलक दोनों को जला के रख देता है। लेखक ने क्या सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है इस हालात को। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह जल्दी से अंदर पहुंच जाए। मतलब गर्म इतना कि जल्दी आदमी घोट लेता है। होता है ना कई बार ऐसी स्थिति कि लोग कुछ गर्म खा रहे हैं तो बहुत गर्म लगा तो या तो लोग उगल देते हैं या अंदर घोट लेते हैं, लेकिन ये लोग इतने गरीब हैं कि उगल देंगे तो फिर भूखे पेट सोना होगा। तो ये मुंह में रखने से ज्यादा अच्छा इनके लिए यही था कि उसके जल्दी से अंदर कर लें। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी, खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सोचती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहां रखोगे? बटोरने में तो कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सोचती है। घीसू को अब गुस्सा आ रहा है उन धनाढ्य लोगों पर जो लोग क्रियाकर्म में, शादी ब्याह में इसको नहीं खिलाते। इसको नहीं मतलब समाज को कम खर्च करते हैं। और माधव को सुनकर ही बहुत आनंद आ रहा है। वो सोच रहा है यार इस तरह का भोज तो हमारे जमाने में नहीं होता है। तुमने 20 पूरियां खाई होंगी? माधव पूछ रहा है अपने पिताजी से। 20 से ज्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। माधव कह रहा कि मैं होता तो 50 खा जाता। 50 से कम मैंने ना खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। अब घीसू कह रहा 50 खा लिए होंगे मैंने, मैं भूल गया हूं, मैं तुमसे अच्छा खासा जवान था, तुम तो मेरे आधे भी नहीं हो। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो गए, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी, उसे देखने तक नहीं गए। सब आलू खाते हैं, पानी पी करके वहीं आग के पास सो जाते हैं। कहानी का दूसरा हिस्सा। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी,
सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। जैसा कि आमतौर पर गांव में होता है कि कोई व्यक्ति मर जाए तो परिवार के लोगों को समझाने के लिए पड़ोस के लोग जुट जाते हैं। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। लेखक बताना चाहते हैं कि चील मांस खाता है और जिसको जो चीजें प्रिय हों वो उसके पास बची नहीं रहती हैं, मतलब वो उसके पास जब तक रहेगा वो समाप्त कर ही देगा। तो इस प्रकार की गरीबी थी इन दोनों के घर में। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। जमींदार ने पूछा, क्या है बे बिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हो। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। अब देखिए कफन और लकड़ी के जुगाड़ में जमींदार के पास पहुंचा है और झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जीव में तो आया कह दें, चल दूर हो यहां से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कूदते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। यानी कि जमींदार बिना मन से 2 रुपए निकाला और फेंक दिया, बोला जा भाग। देखा तक नहीं, ये भी नहीं कहा कि होता है कोई बात नहीं, रो मत, सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं। सांत्वना का एक शब्द न कहा। ऐसा लगा कि जैसे कोई बोझा उतार रहा हो अपने सर से। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। देखिए कहानी उस जमाने में लिखी गई है जब सब कुछ बहुत सस्ता था और रुपयों की कीमत आने और पैसों में आंकी जाती थी। मतलब रुपया बहुत बड़ा रकम था। तो उस हिसाब से अगर आपको इस जमाने में सोचना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 रुपए को आप 2000 सोच सकते हैं। यानी कि जमींदार ने 2000 रुपए इस जमाने के हिसाब से उसको दिए थे। और इस तरह से 2 आने 4 आने आप जोड़ लीजिएगा, 1 रुपए में 16 आने होते हैं। उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिएगा कि महाजन और बनियों ने कितने कितने का सहयोग किया था। दोनों अब पैसे जमा करके कुल आई थिंक 5 रुपए जमा कर लिए इन लोगों ने और अब बाजार चले हैं कफन लाने के लिए। लोग बांस बांस काटने लगे हैं। गांव में होता है, किसी को मजदूरी पे नहीं लगाना पड़ता, किसी के घर कोई मरता है तो। हालांकि शहरों में मैंने देखा है कि ये चीजें बनाने के लिए भी मजदूर लगाने पड़ते हैं। हालांकि गांव में आज भी वो भाईचारा कायम है। किसी के घर कोई व्यक्ति मरता है तो घर के परिजन जानते तक नहीं है और लकड़ी और तमाम चीजों का इंतजाम गांव के लोग कर देते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद इन चीजों में शरीक होता हूँ, मेरे गांव के बच्चे शरीक होते हैं। ऐसे खांची या टोकरी लेकर के हम लोग द्वारे द्वारे जाते हैं और लकड़ी इकट्ठा करते हैं और टाली एक एक करके घुमाई जाती है और सारी लकड़ियों को लाद लिया जाता है। तो ये भाईचारा गाँव में देखने को आज भी मिलता है। शहर के लोग लकड़ियां खरीदते हैं अपने परिजनों को अंतिम संस्कार देने के लिए। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें।
हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। देखिए दोनों कितनी बेतुकी बातें कर रहे हैं। अब पूरा अपना लॉजिक लगा रहे हैं कि सस्ती से कफन ले लेंगे, जल ही तो जाता है कफन लाश के साथ, कौन सा उसको रखना रहता है, जबकि पैसे भरपूर हैं इन दोनों के पास। और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ नहीं जचा। यहां तक कि शाम हो गई, तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे। मधुशाला मीन्स शराब घर, मॉडल शॉप शहरों में लिखा रहता है। तो देखिएगा कभी, अगर आप भले दारू न पीते हो, कभी ऐसे घूमते हुए चले जाइएगा, देखिएगा वहां की रंगत। कोई गा रहा होता है, कोई पड़ा रहता है, कोई किसी को गालियां दे रहा होता है, कोई किसी को धमका रहा होता है, कोई देश की अर्थव्यवस्था सुधारने की पर चर्चा कर रहा होता है। बहुत तरह के लोग वहां पर जो है अलग अलग विचारों को प्रवाहित कर रहे होते हैं। वहां की हवा में नशा होता है। सचमुच लेखक ने लिखा है उसी प्रकार। दोनों पता नहीं किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वो दोनों अंदर भी चले गए और ऐसा लग रहा था कि पहले से ही नियोजित है कि दोनों यहाँ आएंगे और अंदर चले जाएंगे। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया। चिखौना मीन्स चखना बोलते हैं गांव के लोग, यानी कि दारू या शराब के साथ, दारू या शराब चूंकि कड़वा होता है तो जीभ पे उसका टेस्ट बुरा असर ना करे, इसके लिए लोग कुछ स्वादिष्ट चीजें खाते हैं, स्पेशली कुछ तीखी या चटोर चीजें, जैसे नॉनवेज में चिकन वगैरह। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांति पूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। कई बोतल पी लिए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानव देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को 1000 रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। अब दोनों एकदम लॉजिक वाली बातें करेंगे। माधव बोलता है कि भाई ये तो दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो झूठ मूठ का लोग बाबन को पैसे दे देते हैं, कौन देखता है कि वहां पर वो लोगों को मिलता है कि नहीं परलोक में। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। घीसू बोल रहा है ये बात। अब माधव बोल रहा है, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अब ये कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक कर गिर गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं, लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। देखिए कितना गिरा हुआ आदमी है ये। बोल रहा है कि लोगों को बोल देंगे कि कमर में लुंगी लोग पहनते थे ना, धोती, उसी में ऐसे हट के पैसे मोड़ लेते थे। तो बोल रहा है कि गांव में जाके बोल देंगे कि गिर गया सड़क के, और फिर लोग फिर पैसे देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। अपनी ही पत्नी के बारे में ऐसी बात बोल रहा है वो। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। हाँ, शराब खाने के सामने ये सारी दुकानें मिल जाती हैं, तो वहां भी ठीक ठीक वैसा ही था। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना, मतलब स्वर्ग ले जाना। कह रहा है कि मेरी पत्नी को स्वर्ग ले जाना, तुम तो अंतर्यामी हो। देख रहे हो ना, वो उसकी वजह से हम लोग कितना सुख कर रहे हैं, तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि उसे बैकुंठ ले जाना सीधे। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं।
आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। देखिए, अब माधव कह रहा है कि एक दिन हम लोग भी तो मरेंगे, तो घीसू उसका कोई जवाब नहीं देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप कहीं कुछ मजा कर रहे हो और आपके टेंशन वाली बात कोई दिमाग में चल रही हो। जैसे मान लीजिए कि आप किसी तिलक या शादी समारोह में मस्त खा पी रहे हैं और आपको याद आता है कल सुबह तो एग्जाम देने जाना है, तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना। तो आप चाहते हैं कि वो भूला रहे, कोई बात नहीं, कल का कल देखेंगे। तो ठीक ठीक घीसू भी वही चाह रहा था कि इस समय आनंद के क्षण में टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? अब माधव अपने पिता से पूछ रहा है कि मेरी बीवी पूछेगी वहां पे हमको कफन क्यों नहीं दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा? उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसके मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की बार रुपए हमारे हाथ में ना आएंगे। घीसू के पास सारा प्लान है। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। आप कभी शराब खाने को दोपहर में विजिट करिए और शाम को विजिट करिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। दोपहर में भीड़ भी कम होगी और उतना आनंद भी नहीं महसूस होगा आपको। शाम के समय तारे टिमटिमा रहे होते हैं और मधुशाला की रौनक बढ़ी हुई होती है। सारे लोग काम से थके हारे वहीं पहुंचते हैं, अफसर से लेकर के मजदूर तक। हाँ, ब्रांड अलग हो सकता है लेकिन पीते सब लोग उसी जगह पर हैं। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था, मतलब गिलास, वो जो प्याला होता है कि ले भाई पी। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। लोग देख रहे थे कि वाह, रजवाड़े हैं क्या ये दोनों, पूरी की पूरी बोतल बीच में है। गरीबी का जमाना है और इतना ठाट बाट जमींदारों को ही मिल पाता था, बड़े बड़े अफसरों को ही मिल पाता था, जो गरीबों को निचोड़ते थे, जो गरीबों का खून चूसते थे। गरीब लोग तो लगान भरने में ही अपना जीवन गुजार देते थे। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने का गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। मतलब माधव पहली बार जीवन में दान करने का अनुभव प्राप्त कर रहा था और गर्व महसूस कर रहा था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को अपने दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। लेखक लिखते हैं कि नशा करने वाले व्यक्ति में अस्थिरता होती है, मतलब उसकी एक मनोदशा स्थिर नहीं रह सकती। वो क्षण में खुश होगा, क्षण में रोने लगेगा, क्षण में गीत गाएगा, क्षण में नाचेगा, क्षण में रोएगा, पीटेगा। ये नशे की खासियत है। अब तक तो ये खुशी मना रहे थे, अब सुरूर बदला। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार करके। देखिए नशा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई।
जंजाल से छूट गई, बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें उनकी ओर लगी हुई थीं और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, मतलब अभिनय किए, और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। कहानी यही समाप्त हो गई। धन्यवाद।